ये वाला पार्ट जो है वो भी मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में से लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 मिनट के अंदर के कैसे इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारी इस सीरीज में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं क्योंकि इसमें एमसीक्यूज का यूज़ किया जाएगा और मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर हम आपको कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करके दिखाएंगे। तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, तो आप उन 3 पार्ट्स को भी पढ़ सकते हैं और उनको देखकर समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर था वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि आप ऐसे ही अगर सारे चैप्टर्स को ब्रेक डाउन कर लें और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ लें तो आप बहुत ही आसानी से पूरे मैनुअल को कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सिमिलैरिटी बिटवीन द डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन एंड डिस्पोजल थ्रू टेंडर। अभी लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने डिस्पोजल थ्रू टेंडर के बारे में बात की थी। तो डिस्पोजल थ्रू टेंडर जो था उसके अंदर हमने ये देखा कि एक टेंडर बनाया जाता है और टेंडर के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। तो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और वहां पर पूरा टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, चीजों को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर ऑक्शंस किया जाए तो ऑक्शन और टेंडर में क्या सिमिलैरिटी होगी, यहाँ पर हमें वो देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द बेसिक प्रिंसिपल टू बी फॉलोड हियर आर सिमिलर टू दोज एप्लीकेबल फॉर डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। ये बोल रहा है कि अगर ऑक्शन में और डिस्पोजल थ्रू टेंडर में दोनों के अंदर क्या है, सेम ही टाइप के बेसिक प्रिंसिपल यूज होंगे। तो हाँ, वो बिल्कुल सही सेम ही टाइप के होंगे, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की जाएगी और ये सारी बातें की जाएंगी जैसे कि हमने पहले प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं। तो आप इससे पहले वाले को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं। तो पहला जो है हमारा वो करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे सामने वो एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज ऑक्शन प्लान इंक्लूड डिटेल्स ऑफ गुड्स टू बी ऑक्शन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने एक प्लान बनाया था डिस्पोजल के टाइम में, ठीक है। तो डिस्पोजल में एक प्लान बनता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्शन प्लान यहाँ पर। वैसे ही टेंडर में क्या होता है कि जब टेंडर को पब्लिश किया जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन टेंडर की उसके अंदर दे दी जाती है कि टेंडर किस तरीके से होगा, क्या क्या सेल्स की कंडीशंस होंगी और सारी चीजों को वाइड पब्लिसिटी दी जाती है कि जो गुड्स हैं वो कौन से लोकेशंस पे होंगी, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशंस उसमें एप्लीकेबल होंगी, ये सारी चीजें हमें पब्लिश करनी होंगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो एक करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ प्रोसेस सेम फॉर बोथ द मोड। क्या लेंथ ऑफ प्रोसेस दोनों के लिए सेम होगा? तो ये एक रॉन्ग ऑप्शन है। दोनों का लेंथ ऑफ प्रोसेस डिफरेंट होगा क्योंकि टेंडर के टाइम में क्या होगा, सब कुछ बिड्स ली जाएंगी, हर चीज डिफरेंट तरीके से डील की जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो टेंडर के केस में एक डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रोसेस होगी और ऑक्शन के केस में एक डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रोसेस होगी। क्योंकि ऑक्शन में आपको क्या करना होगा, सारी चीजें ऑन द स्पॉट ही होने वाली हैं। तो एक बार आपने पब्लिश किया और सारी चीजें ऑन द स्पॉट होंगी, तो वहां पर लेंथ कम हो जाएगी। जबकि टेंडर में पहले क्या होगा, बिड्स मंगाई जाएंगी, ये सब टाइम होगा, तो वो एक अलग लेंथ ऑफ प्रोसेस होगा। तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में लिखा है बोथ 1 एंड 2, तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा जो होगा वो फोर्थ ही लगाएंगे हम। अब आगे चलते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन। अगर ऑक्शन के थ्रू अगर हम डिस्पोजल करते हैं तो कौन से स्टेप्स हमें रखने होंगे। तो यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, सारे स्टेप्स करेक्ट ही हैं, तो हमें इनकी करेक्शन या इनकी वैलिडिटी की बात तो करनी नहीं है। हमें सिर्फ बात करना है इनका सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आप ही सोचिए, अगर कभी भी टेंडर की या कोई ऑक्शन की बात होगी तो उस केस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा पब्लिकेशन ऑफ द प्लान। तो प्लान का पब्लिकेशन सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा जो चीज होगी वो क्या होगा, जब हमने प्लान को, ऑक्शन को, जो भी ऑक्शन प्लान है उसको पब्लिश कर दिया, तो एक डेट दी होगी और उस डेट में क्या होगा, बिडिंग की कंडीशंस सारी आएंगी, ठीक है। तो एक डेट दी होगी, उस डेट में और सारी बिडिंग की कंडीशन सब कुछ दिया होगा हमने उस प्लान के अंदर। फिर जिस दिन ऑक्शन होना होगा उस दिन भी लोग आएंगे, हम उनको दोबारा से कंडीशंस बताते हैं। तो यानी कि
पहले पब्लिकेशन हुआ, फिर हम उनको अनाउंसमेंट बिडिंग के दिन, फिर दोबारा से ऑक्शन के दिन हमने क्या करा, कंडीशंस को बताया, ठीक है। फिर उन्होंने बिडिंग करना शुरू किया, बिडिंग को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, जो भी होगा, यानी कि 1 3 2। अगर बिड रिजेक्ट हो रही है तो हैमर के द्वारा वो बताएंगे स्ट्रोक ऑफ हैमर पर, और एक्सेप्ट हो रही है तो भी वो बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट करवाएंगे। पहले तो हमने क्या करा है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया उनसे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट करवाएंगे। फिर बैलेंस अमाउंट का पेमेंट के होने के बाद में लास्ट स्टेप होना चाहिए आपका हैंडिंग ओवर। तो इसमें लास्ट जो है वो किसके अंदर है, फर्स्ट वाले के अंदर लास्ट स्टेप हैंडिंग ओवर है, तो फर्स्ट इज करेक्ट और बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। तो उन सबको तो गलत कर देंगे। अब चलते हैं आगे। वाइल डिसाइडिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑक्शन टीम बाय CA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेफर्ड, कौन सी चीजों को प्रेफर करना होगा अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑक्शन को और कंपोजिशन ऑफ ऑक्शन टीम बना रहे हैं। तो ऑक्शन के लिए एक टीम को बनाया जाता है, और उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, कंपोजिशन मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने मेंबर रहेंगे और क्या रहेंगे और कौन कौन पर्सन को उसका मेंबर होना चाहिए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसमें से किन लोगों को अपना वो बनाती है, प्रेफरेंस किसको देती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एन ऑफिसर ऑफ इंटरनल फाइनेंस विंग ऑफ द डिपार्टमेंट। क्योंकि ऑक्शन के टाइम में हमें क्या है, फाइनेंस के बारे में बहुत चीजें रखनी होगी, तो एक फाइनेंस का बंदा भी होना चाहिए, तो फाइनेंस के पर्सन को हम रखेंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ। सिक्योरिटी स्टाफ को भी बनाएंगे क्योंकि वो सिचुएशंस को हैंडल करना जरूरी है, तो ये दो लोगों को तो प्रेफरेंस देनी ही होगी, यानी कि 1 and 2 यानी बोथ इज करेक्ट। तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पर हो गया थर्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are option to be used if a ministry is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item। अगर कहीं पर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो मिनिस्ट्री के पास, तो वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, अगर वो क्या कर पा रहा है, जो भी सरप्लस ऑब्सोलीट या अनसर्विसेबल आइटम है उनको सेल नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए जो रिजर्व प्राइस था, उस रिजर्व प्राइस पे अगर हम सेल नहीं कर पाते किसी चीज को, तो हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से उसका डिस्पोजल करेंगे। डिस्पोजल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन तो अभी हमने देखा, एडवर्टाइज टेंडर या ऑक्शन। तो ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। साथ ही में क्या करते हैं, अगर डिस्पोजल जो है वो अगर वैल्यू पर, जो जो वैल्यू है डिस्पोज ऑफ की, जैसे जैसे रिजर्व प्राइस थी उस पे नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, स्क्रैप को क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू है रिजर्व प्राइस की जगह, जो मतलब हायर वैल्यू थी उसकी जगह जिस वैल्यू में वो बिक सकता है उसी वैल्यू में उसको क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कम वैल्यू में यानी कि। तो लेकिन इसमें किसका अप्रूवल चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का और फाइनेंस वालों का। फाइनेंस में किसको लिखेंगे, एसोसिएटेड या इंटीग्रेटेड फाइनेंस का कंसल्टेंसी। तो ये दोनों ऑप्शंस भी हो सकते हैं। फिर कौन सा है, अगर मान लीजिए कि रिजर्व प्राइस पे नहीं बिकी, रिजर्व प्राइस पे इन सब पे बेचने के लिए तो एडवर्टाइज टेंडर या ऑक्शन का यूज करना था, उस पे भी नहीं बिकी, तो फिर क्या करेंगे, जो गुड्स है उसको स्क्रैप की वैल्यू पर बेचेंगे। अगर स्क्रैप की वैल्यू पर भी वो नहीं बिक रहे, वहां भी कोई नहीं लेने आ रहा, कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हमें करना होगा इको फ्रेंडली मैनर में। तो हमारे पास फिर डिस्ट्रक्शन करना होगा, यानी कि 1 2 3 सारे सही हैं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लेंदी था, इसलिए हमने बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट सारी चीज ले ली हमने, और इस एक ही क्वेश्चन से हम मल्टीपल क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इन मल्टीपल क्वेश्चंस को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देखकर आप समझेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का डील किया जा सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सोल्ड मटेरियल। अब मान लीजिए सोल्ड मटेरियल है, अभी क्या हो गया, जो हमें करना था ऑक्शन भी हो गया, ऑक्शन होने के बाद अब क्या हो गया, मटेरियल सोल्ड हो चुका है, पैसे दे चुका है जो पर्सन है। अब उसकी डिलीवरी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो पहली कंडीशन को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि जब भी कोई मटेरियल सोल्ड हो चुका है, तो उसकी डिलीवरी में एक टाइम पीरियड हमें मिलेगा, और उस टाइम पीरियड को हम यहाँ पर बता रहे हैं 30 डेज है, और इसको बोलते हैं फ्री डिलीवरी पीरियड। तो फ्री डिलीवरी पीरियड कितने का होगा, 30 डेज का होगा, 30 कैलेंडर डेज का। ये कब से होगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल ऑर्डर। अब देखिए उसने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया,
उसके बाद उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो भी कर दिया। उसके बाद उसको एक सेल ऑर्डर या एक्सेप्टेंस ऑर्डर दिया जाएगा, उसको वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, जो सेल ऑर्डर या एक्सेप्टेंस ऑर्डर की डेट को हटाकर उसके नेक्स्ट डे से जो होगा 30 डेज का फ्री डिलीवरी पीरियड मिलेगा। अगर इसके विद इन इस डे में लेता है वो, तो उसे कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, सीधा वो डिलीवरी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन टू में लिखा है द डिलीवर ऑफ मटेरियल विल बी ओनली आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। एक कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है उसने क्या करा कि अमाउंट जो एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो तभी दे दिया, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया या पे ऑर्डर दे दिया, अब वो रियलाइज ही नहीं हुआ और हमने उसको पेमेंट उसको डिलीवरी करवा दी। तो ऐसा नहीं करना है, पहले वो रियलाइज होना चाहिए इस पीरियड के अंदर। अगर वो रियलाइज हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, ये दे सकते हैं डिलीवरी। अब तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है इफ द परचेजर इज नॉट, अगर वो क्या करेगा, परचेजर है जो है उसने पैसे भी दे दिए, पेमेंट भी कर दी है, ठीक है, या पेमेंट करने में वो डिले कर रहा है, ठीक है, पेमेंट कर चुका है वो, तो पेमेंट करने के बाद में अगर उसका जो फ्री डिलीवरी पीरियड है उसमें भी वो नहीं उठा पा रहा, मान लीजिए उसके पास जगह नहीं है, कोई भी ऐसा केस आ गया या उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ऐसे केस में वो एक्सटेंशन ले सकता है। जनरली एक्सटेंशन को क्या कर दिया जाता है, वेव ऑफ कर दिया जाता है अगर जेन्युइन केस होते हैं। नहीं तो एक्सटेंशन के लिए क्या होता है, ग्राउंड रेंट लगता है और वो की 0.5% ऑफ द सेल वैल्यू पर डे लगता है। सेल वैल्यू का 0.5% पर डे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉक होल्डर जो होते हैं वो सब ये सब देखते हैं। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ चलते हैं ना, अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, अकाउंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या करेगा, ग्राउंड रेंट को देखेगा क्या वो ड्यू तो नहीं है, तो डिलीवरी होने से पहले वो स्टॉक होल्डर को बोलेगा कि आप क्या करो, ये इसको रिकवर करो। तो अगर वो डिलीवरी लेट करता है, लेट डिलीवरी लेने आता है, तो उससे ये अमाउंट रिकवर किया जाता है और स्टॉक होल्डर इसको रिकवर करता है, ठीक है। अब जो अमाउंट डिलीवरी के टाइम उससे रेंट के रूप में लिया जाता है, उसको इश्यू नोट में कौन लिखता है, स्टॉक होल्डर, और सर्टिफाई किया जाता है स्टॉक वेरीफायर के बाद साथ। अब उसके बाद स्टॉक होल्डर उसको क्या करेगा, रेमिट करेगा कैश में, और फिर कैशियर से एक रिसीट ले लेगा। यानी कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या प्रोसेस है, 30 दिन का डिलीवरी टाइम, उसमें अगर अमाउंट जो डिमांड ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, वो अगर रियलाइज हो जाता है तो पेमेंट मिल जाएगी, वो और सेल डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर परचेजर नहीं ले पाता है तो उसको 0.5% सेल वैल्यू का ग्राउंड रेंट देना होगा। वो जेन्युइन केस में सिर्फ वेव ऑफ होता है, वैसे उसको देना होता है। और कौन होगा, अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव ये चेक करेगा कि रेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है। स्टॉक होल्डर उस रेंट को लेगा, वेरीफायर उसको वेरीफाई करेगा, और स्टॉक होल्डर उसको रेमिट कर देगा कैशियर के पास, और कैश रिसिट ले लेगा। यानी कि चारों पांचों के पांचों करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने जाना बहुत कुछ डिलीवरी के बारे में, ऑक्शंस के बारे में। तो ऐसे ही हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे और उस पार्ट में पूरे चैप्टर को हम लास्ट में कवर कर देंगे। तो यहाँ इस सीरीज में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को छोटे छोटे 10 मिनट के वीडियोस में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप चलते फिरते कभी भी इन वीडियोस को देख सकें और कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आप क्या कर पाएं, टॉपिक को कवर कर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और हमारे एजुकेशनल ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल कंटेंट आपके लिए एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकता है। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को जो अवेलेबल है परशु ऐप पर। टिल देन बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन।